हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी। हमने पॉलिटी के अप्रॉक्स 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आर्टिकल 15, 16, 17, 18। तो जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, आपको याद रखना है। और जो ये आर्टिकल 17 है ये आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार किसमें आता है? राइट ऑफ इक्वालिटी इसके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, आपको पता होगा कि जो हम इंडिया है, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होता है और इसका जो प्रबंध है वो किसमें? आर्टिकल 52 में कहा गया है कि इंडिया का, हमारे भारत का, देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें बता रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है? तो वो है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 20, 22, 21, 19। तो ये है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंडर आता है, 19 से लेकर के 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो मैंने आपको अभी बताया जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 में आता है और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो 19A में आता है, 19A। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, बच्चों के शोषण का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जो 14 से कम साल के बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो कहीं पर भी काम नहीं करेंगे, किसी कारखाने में नहीं काम करेंगे। अगर कहीं पर काम करते हुए पाए गए तो वो संविधान के खिलाफ होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 24 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? जो अल्पसंख्यक है उसके हितों के संरक्षण की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32, 29, 19, आर्टिकल 14। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 29। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कितने हैं? टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 है, लेकिन पहले 7 थे। अब हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? तो ये लिए हमने यूएसए से। और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं, तो ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी रक्षा करता है। ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 74, 61, 54, 32। तो ये आता है आर्टिकल 32। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक है, हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में आते हैं और 36 से 51 आर्टिकल तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने
कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अभी मैंने बताया कि ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, 36 से 51 तक। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? तो ये आता है 49, 51, 39, 31। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है 39 आर्टिकल में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? ये होता है आर्टिकल 40 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 में। और इसी में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी जोड़ा गया है। और हमने फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? ये हमने लिए हैं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आपको ये बात तो याद रखनी ही है कि हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, पहले सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थी। जब 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस टाइम मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ये कौन से आर्टिकल में है? ये है कौन से आर्टिकल में? 51 ए, आर्टिकल 51 ए में। और अगर हम पार्ट की बात करें, हमने बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 22 पार्ट्स थे, लेकिन अगर हम वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें 25 पार्ट्स है। और अगर हम इसकी बात करें मौलिक कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये आते हैं हमारे पार्ट 4 ए में। और पार्ट 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है आर्टिकल 51 ए। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 ए में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि जो मौलिक कर्तव्य है कौन से आर्टिकल में आते हैं? 51 ए में। ठीक है, हमारे जो टोटल कितने हमारे पास मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कितनी है? 11। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो 52 आर्टिकल है, 52 आर्टिकल में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये किसमें बोला गया? आर्टिकल 52 में। जो आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 में बोला है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति हमारे गवर्नर में, राज्यपाल में निहित होती है, वैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 53 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ठीक है, हम अपने राष्ट्रपति को उसके पद से निकाल सकते हैं, उस पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 61 में। ठीक है, आर्टिकल 61 ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 52 में तो हमने देख लिया कि देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति का पद 52 में दिया गया, 53 में बोला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो जो आर्टिकल 76 है उसमें बताया गया है भारत का महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 76 में। तो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। और आपको साथ में ये भी बात याद रखनी है, जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
नेक्स्ट है हमारे पास संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रीगण है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और जो मंत्रीगण है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी बात याद रखनी है। और ये बोला गया है कौन से आर्टिकल में कि मंत्रीगण जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 जो है वो बताता है कि जो मंत्रीगण है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद मंत्रीगण के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अभी बताया कि जो मंत्री परिषद है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 75 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? तो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो आर्टिकल 76 है वो भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहाँ आता है? कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ठीक है, जो संसद है, संसद में एक चीज़ पहले से तय की गई है कि जो संसद के 2 सेशन होते हैं उसमें 6 मंथ्स का से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 हमें बताता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है? ये है आर्टिकल 85 में। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है, उसको भंग कर सकता है और उसके अधिवेशन जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का वो अधिवेशन कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? जो संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक। संसद में कितने सदन आते हैं? संसद में 2 सदन आते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक है राज्यसभा और लोकसभा ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये आता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में आता है कि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और जो संसद की जब संयुक्त बैठक होगी जो उसका अध्यक्ष होगा उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का स्पीकर होगा, लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यही सेम क्वेश्चन है कि जो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ये है आर्टिकल 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? जो धन विधेयक है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 110। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ठीक है, कौन-सा आर्टिकल है जो संचित कोष से संबंधित है? 112, 146, 148 तो ये तीनों ही आर्टिकल जो हैं, ये तीनों ही आर्टिकल भारत के संचित कोष से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जो भारत का राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है और उसके पास ये पावर है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 123 में। ठीक है, 123 में क्या आता है कि जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और वो कौन से आर्टिकल में लगाया जाता है? 61 आर्टिकल में। और अब हमारे पास क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उस पर भी हम महाभियोग लगा सकते हैं और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आता है 124। ठीक है, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और 124 आर्टिकल में हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट
से सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श ले सकता है, लेकिन ये मानना या नहीं मानना वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। उसे उसका जो उसने जो उससे परामर्श लिया है, जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को दी है, उसे मानना या ना मानना ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर, उसे ये मानना है या नहीं मानना है। लेकिन ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 143 में, ठीक है? 143 में आता है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानना या नहीं मानना ये उस पे डिपेंड करता है। और 123 में हमने 123 में हमने पढ़ा था कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और 124 में हमने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है हम उस पर महाभियोग चला सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये कौन सी आर्टिकल में आता है? तो ये आता है 143 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ठीक है, जो हमारे न्यायालय हैं, जो हमारे कोर्ट बने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है? तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? ये आते हैं 233, ठीक है? 233 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं उसका प्रावधान किया गया है 233 आर्टिकल में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 13, 32, 226, 368, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? आर्टिकल 32, ठीक है? आर्टिकल 32। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय है इसके द्वारा ये विनिश्चित विधि द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 41 में, ठीक है? 141 में, आर्टिकल 141 में यह प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पर पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपनीत है? जो सुप्रीम कोर्ट है, एक बार उसने अपना डिसीजन सुना लिया, ठीक है, उसने अपना आदेश दे दिया, लेकिन वो उस पर फिर भी दोबारा पुनर्वलोकन कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 137 में, ठीक है? 137 आर्टिकल हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अपना फैसला सुना लिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो उस पर पुनर्वलोकन कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल में है? 137 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, लेकिन मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। उसे ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे परामर्श दिया है वो उसे माने या नहीं माने ये उसका खुद का डिसीजन होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 143 में। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र के पास है, और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 248 में। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ठीक है, जो राज्य है, राज्य अगर प्रार्थना करे तो भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 252 में, ठीक है? आर्टिकल 252 में आता है राज्य के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 249 में। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ये आता है आर्टिकल 253 में, ठीक है? कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 253 में। 253 में क्या आता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में है? 256 से 263 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 256 में,
ठीक है? आर्टिकल 256 हमें कहता है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसके गठन का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो वो किया गया आर्टिकल 263 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है, जो वित्त आयोग है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 280 में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन उसके बाद जो अब ये संपत्ति का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और अब ये संवैधानिक अधिकार में आता है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार में चला गया। अब ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 300 ए में। ठीक है, आर्टिकल 300 क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है? ठीक है, सुनवाई का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 311। ठीक है, आर्टिकल 311 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 312 में। ठीक है, 312 में बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है? जो लोक सेवाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान कौन करता है? आर्टिकल 315। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, जो लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान किसने किया गया? 315 ने, 315 में। संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है, हमने अभी पढ़ा है। जो 312 संबंधित है वो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग है मतलब जो यूपीएससी है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 320। ठीक है, आर्टिकल 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए मतलब इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? 324 में। ठीक है, 324 किससे रिलेटेड है? निर्वाचन आयोग से इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है 331। ठीक है, 331 के अंदर क्या है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये 331 में आते थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जो एससी और एसटी है उनके लिए एक नेशनल कमिटी बनाई गई है। उसके नेशनल कमिटी बनाने का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 338 ए। तो सबसे पहले तो आज तो हमने आर्टिकल पढ़े हैं। तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल्स हैं। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन अभी अगर हम प्रेज़ेंटली बात करें तो अभी हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 448 आर्टिकल्स हैं। तो आज हमने कुछ ही आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।